हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम सुनेंगे अनिल मोहन द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का मजेदार उपन्यास सावधान हिंदुस्तान का पार्ट 15। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अनीस की हालत बुरी थी। एक कमरे में वो कुर्सी पर बंधा हुआ था और चेहरे पर कई जगह सूजन थी। उससे तगड़ी मारपीट की गई, परंतु वो कुछ कहने बोलने को तैयार नहीं हुआ। उससे पूछा जा रहा था कि देवराज चौहान और जगमोहन के शरीर में लगाए गए बमों के और रिमोट हामिद अली के पास तो नहीं। हामिद अली कहाँ पर है? परंतु अनीस कुछ भी कहने को तैयार नहीं था। मुंह बंद था। ऐसे में उसे कुर्सी पर बैठाकर बांध दिया गया था। कमरे में मार्शल, प्रभाकर और 2 अन्य एजेंट थे। तुम अभी सब कुछ बताओगे? प्रभाकर ने दांत पींचकर कहा और एक एजेंट को इशारा किया। एजेंट उसी पल दीवार पर लगे बक्सों के पास पहुंचा और एक स्विच दबा दिया। अगले ही पल कुर्सी पर बंधे अनीस के शरीर में जोरों का कंपन हुआ। चंद पल बीते कि स्विच ऑफ कर दिया गया। बिजली का करंट दिया गया था उसे और वो गहरी गहरी सांसें लेने लगा था। शरीर कुछ ढीला पड़ता दिखा। प्रभाकर ने पुनः एजेंट को इशारा किया तो बटन दबाकर पुनः उसे करंट दिया गया। अनीस के होठों से चीखें निकल गई। इस बार करंट के चंद पल ज़्यादा लंबे थे। स्विच बंद कर देने पर अनीस मुंह खोलकर हाँफने लगा। गर्दन नीचे को लटक गई। हमारे पास बहुत तरीके हैं मुंह खुलवाने के, प्रभाकर ने कठोर स्वर में कहा। तुम आतंकवादी हो, हम जानते हैं। हामिद अली के लिए काम करते हो। इस वक्त देवराज चौहान और जगमोहन पर नज़र रखे हुए थे। उन दोनों के शरीर में ट्रांसमीटर बम और खोजी डिवाइस लगा रखी है। उन बमों के रिमोट तुम्हारे पास थे और जब तुम्हें हामिद अली की तरफ से आदेश मिलता तुम उन्हें उड़ा देते। हामिद अली उनसे मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर उड़वाना चाहता है। सब कुछ पता है हमें। इन्हीं बातों से तुम्हें समझ जाना चाहिए कि तुम्हारा वास्ता किन लोगों से पड़ा है। अलीबाग में भी उसका ठिकाना है। ये कहने के साथ ही प्रभाकर एक दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने वो दरवाज़ा खोला तो बाहर एक एजेंट के साथ सुनीता का चेहरा लिए खड़ी थी। सुनीता को भीतर लाकर अनीस के सामने खड़ा कर दिया गया। देखो इसे। अनीस ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। अनीस भाई। उसके चेहरे पर निगाह पड़ते ही सुनीता के होठों से निकला। अनीस भी सुनीता को देखकर चौंका था। प्रभाकर के इशारे पर सुनीता को बाहर ले जाया गया। दरवाज़ा बंद हो गया। कौन हो तुम लोग? अनीस ने कमज़ोर स्वर में पूछा। हम भारतीय जासूसी एजेंसी के लोग हैं, प्रभाकर बोला। हमारे हाथों से बचना आसान नहीं है। तुम? खामोश खड़ा मार्शल कह उठा। मार्शल का नाम तो तुमने हामिद अली के मुंह से सुना ही होगा। अनीस ने सहमति से सिर हिलाया। मैं मार्शल हूँ। अनीस की आंखें हैरानी से फैल गई। तुम मार्शल हो? उसके होठों से निकला। अब तुम्हें अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि इस वक्त तुम किसके हाथों में हो। मार्शल बोला। जो हम जानना चाहते हैं बताते जाओ। बताना तो तुम्हें पड़ेगा ही। फैसला कर लो, सोच लो। अनीस उन सबको देखने लगा, फिर बोला। सब कुछ बताने के बाद मेरा क्या होगा? अनीस ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा, मार्शल बोला। मेरी जान तो नहीं ली जाएगी? नहीं, मैं बताने को तैयार हूँ, अनीस ने फीके स्वर में कहा। तुम्हारी जेब से जो रिमोट मिले हैं उनके बारे में बताओ, प्रभाकर ने पूछा। देवराज चौहान और जगमोहन के शरीर में बम फिट किए गए हैं। उन्हीं बमों में विस्फोट किया जा सकता है उन रिमोटों से। यही रिमोट हैं या और भी रिमोट है इस काम के लिए? यही हैं और नहीं। तुम कैसे कह सकते हो कि यही? मैंने ही उन बमों का इंतजाम किया था। बारूद के सारे काम मैं ही संभालता हूँ।
अनीस ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि अब देवराज चौहान और जगमोहन के शरीर में मौजूद बमों को ब्लास्ट नहीं किया जा सकता? नहीं। प्रभाकर ने गहरी सांस लेकर मार्शल को देखा। ये अच्छी खबर है, मार्शल ने गंभीर स्वर में कहा। हम उन्हें बता सकते हैं कि वे आज़ाद हैं, प्रभाकर बोला। अभी नहीं, उन दोनों से काम लेंगे, मौका अच्छा है, अपने सवाल पूछो। हामिद अली कहाँ है? प्रभाकर ने अनीस से पूछा। अनीस ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। बोलो, हामिद अली कहाँ मिलेगा? अगर तुम्हारे बताने पर उसे पकड़ लिया गया, मार दिया गया, तो इसका फ़ायदा तुम्हें ज़रूर मिलेगा। तुम्हारे साथ रियायत बढ़ती जाएगी। कुछ साल बाद तुम जेल से आज़ाद भी हो सकते हो। मैं जानता हूँ वो कहाँ है। बोलो। अनीस ने उस जगह का पता बता दिया। 1.5 घंटे बाद। वो मध्यम वर्गीय इलाका था। हर तरफ 4 मंजिला फ्लैट बने हुए थे। नीचे सड़कों के दोनों तरफ कारें पार्क हुई खड़ी थी। लोग आ जा रहे थे। बच्चे सड़कों पर खेल रहे थे। वो 12 लोग थे जो कि पैदल ही अलग अलग आए और एक जीने की तरफ बढ़ गए। फिर सीढ़ियाँ चढ़ने लगे तो नीचे खड़े हो गए थे। सीढ़ियाँ चढ़ने वालों में प्रभाकर सबसे आगे था। उसका हाथ पैंट की जेब में था। देखने को तो उसने कमीज पैंट पहन रखी थी, परंतु कमीज के नीचे बुलेट प्रूफ बनियान थी। बुलेट प्रूफ बनियान सब एजेंटों ने पहन रखी थी। सीढ़ियों पर से उनके कदमों की आहटें नहीं के बराबर उठ रही थी। कुछ ही पलों में वो तीसरी मंजिल के फ्लैट के बाहर पहुंचकर ठिठके। फ्लैट का दरवाज़ा खुला हुआ था, परंतु भीतर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। उसी पल सबने रिवॉल्वर निकालकर हाथों में ले ली। प्रभाकर ने इशारा किया और भीतर प्रवेश करता चला गया। पीछे बाकी के एजेंट रिवॉल्वर लिए थे। वो 2 कमरों का फ्लैट था। वो सब चंद पलों में ही पूरे फ्लैट में छा गए, परंतु वहाँ कोई भी नहीं था। हामिद अली भी नहीं, मूसा भी नहीं। मार्शल ने दरवाज़ा खोला और उस कमरे में प्रवेश किया। अनीस कुर्सी पर बंधा पड़ा था। उसने मार्शल को प्रश्न भरी निगाहों से देखा। तुमने जो पता बताया था वहाँ कोई नहीं मिला। उस फ्लैट के दरवाजे खुले मिले, मार्शल ने कहा। हामिद अली को ये पता लग गया होगा कि मैं गायब हो गया हूँ। सावधानी के नाते उन्होंने फ्लैट खाली कर दिया होगा, अनीस ने कहा। अचानक मेरे गायब होने को उन्होंने गंभीरता से लिया होगा। वो कहाँ जा सकते हैं? अनीस के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। वो कहीं भी जा सकते हैं, उनके पास बहुत ठिकाने हैं। मैं तो 3-4 जगह के बारे में ही जानता हूँ। तुम उन जगहों के बारे में बताओ, अनीस बताने लगा। देवराज चौहान और जगमोहन बंगले पर पहुँचे। देवराज चौहान गंभीर था, परंतु जगमोहन तिलमिलाया सा था। ये क्या बात हुई? जगमोहन भड़क कर बोला। हामिद अली हमें उंगलियों पर नचा रहा है। आज तो हम फंस ही गए थे। मुझे तो ये सोच सोच के परेशानी हो रही है कि हम पुलिस वालों के कपड़े पहनकर पुलिस हेडक्वार्टर में जा घुसे और वहाँ पर वानखेड़े ने हमें देख लिया। वानखेड़े को हम बेहोश करने में सफल न होते तो हमारा काम हो गया होता। देवराज चौहान सोफे पर बैठा और सिगरेट सुलगा ली। तुम चुप क्यों हो? क्या कहूँ? देवराज चौहान गंभीर था। हामिद अली से पीछा छुड़ाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। हम जब तक हमारे शरीर में बम फिट हैं, हम कुछ करने की सोच भी नहीं सकते, देवराज चौहान ने कहा। तुम समझते नहीं, हामिद अली ने हमें कुत्ता बना रखा है। वो हमारा बुरा हाल कर देगा। मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। जगमोहन जल्लाए अंदाज में सोफे पर जा बैठा। पुलिस को हमारी तलाश है और हम पुलिस हेडक्वार्टर में जा घुसे। ऐसी तैसी हामिद अली की। बम से उड़ाना है तो उड़ा दे। अब मैं तो उसकी बात मानने वाला नहीं। साले को जगह भी मिली विस्फोट कराने की तो वो पुलिस हेडक्वार्टर। ऐसे काम होते हैं क्या? हम पकड़े जाते तो कमीने ने हमें बम से उड़ा देना था। उसका क्या जाता? वो तो इस तरह बोलने से कुछ नहीं होने वाला। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा।
वो कमीना सुन रहा होगा। अभी फ़ोन करेगा तो मैं उससे बात करूँगा, जगमोहन ने गुस्से से कहा। अगर वो तुम्हारी बातों से नाराज़ हो गया तो तुम्हें बम से उड़ा देगा। उसकी उंगलियों पर नाचने से तो अच्छा है मर जाना। ये पहले क्यों न सोचा। अब अक्ल आ गई, यही बहुत है। मैं तो बार बार यही सोच रहा हूँ, अगर वानखेड़े के हाथ लग जाते तो हमारा क्या होता। अच्छा हुआ कि बाल बाल बच गए। अब मैं हामिद अली की बात नहीं मानूंगा, शरीर में लगे बम से नहीं डरूंगा। उससे तो तुम्हें डरना होगा। क्यों? हमारी जान हामिद अली के हाथ में है। तुम मौत से डरते हो? जगमोहन के होंठ पिच गए। हामिद अली जैसी घटिया मौत मुझे दे सकता है, उस तरह मरने से डरता हूँ। खामखा की बुरी मौत। बटन दबाया और मर गए। बिना वजह कोई भी मरना नहीं चाहेगा, और हामिद अली को मैं अपनी मौत की वजह नहीं मान सकता। मेरी ज़िंदगी में वो ऐसी अहमियत नहीं रखता कि उसके हाथों मुझे मरना पसंद हो। ऐसी मौत नहीं मरूंगा मैं। तो उसका काम करोगे? तुम भी करोगे, मैं नहीं करूँगा। जगमोहन ने दांत बींच कर कहा। बेवकूफ़ मत बनो, समझदारी से काम लो। वो हमसे एक आध बम विस्फोट ही तो कराना चाहता है, फिर हमें छोड़कर पाकिस्तान चला जाएगा। इस तरह हम अपनी जान तो बचा सकेंगे, देवराज चौहान ने कहा। जगमोहन ने देवराज चौहान को घूरा। जब तक हामिद अली से जान बचती है तब तक बचा के रखो। देवराज चौहान गंभीर था। हम बम निकलवा नहीं सकते अपने शरीर से। शायद नहीं। उससे पहले ही हामिद अली हमारी जान ले लेगा। साला कुत्ता, जगमोहन कह उठा। उन्हें हामिद अली के फ़ोन के आने का इंतज़ार था। वो जानते थे कि ऐसी बातें सुनकर वो फ़ोन ज़रूर करेगा, परंतु उसका फ़ोन नहीं आया। वो फ़ोन क्यों नहीं कर रहा हमें? जगमोहन बोला। पुलिस हेडक्वार्टर में हमारे साथ जो हुआ उस पर उसे फ़ोन करना चाहिए। उसकी मर्जी। उसकी क्या मर्जी? मुझे इसी वक्त उससे बात करनी है। उसके जिस नंबर से फ़ोन आते हैं वो नंबर वापस घुमाओ। तुम सब्र रखो, वो जल्दी फ़ोन करेगा। उसका काम रुका है, हमारा नहीं। देवराज चौहान ने कहा। हम परेशान हैं तो वो भी ज़रूर परेशान होगा। ऐसा कुछ मत कहो कि वो क्रोध में आ जाए। हमें अपनी जान बचानी है। उससे मैं बात करूँगा, तो मुझे फ़ोन देना जब उसका फ़ोन आए। जगमोहन बेहद गुस्से में था। इंतज़ार करने पर भी हामिद अली का फ़ोन नहीं आया। हैरानी है, आखिरकार जगमोहन ने कहा। वो हमें फ़ोन क्यों नहीं कर रहा? उसे फ़ोन करना चाहिए। शायद वो हमें सुन न रहा हो, देवराज चौहान बोला। वो हमें न सुने, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी बातें सुनकर हमें फ़ोन ज़रूर करता। देवराज चौहान ने विचार जाहिर किया। यही बात होगी, वो हमें नहीं सुन रहा होगा। देवराज चौहान और जगमोहन की नज़रें मिली। हमें खुद को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए, जगमोहन ने कहा। चुपचाप बैठे रहो। खुद को बचाने के लिए कम से कम हम खुद कुछ नहीं कर सकते। जरा भी कोशिश की तो वो हमें बम से उड़ा देगा। उसकी निगाह पूरी तरह हम पर है। देवराज चौहान का स्वर सख्त था। जनाब, ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो यहाँ आ गए। आपके करीब रहने का मौका क्या मिल गया? सब कुछ पा लिया, फैजल ने कहा। ये जगह पूरी तरह सुरक्षित है और हम तीनों के अलावा इस जगह को कोई नहीं जानता कि हम यहाँ हैं। हमारे लायक सेवा बताइए, रईस हाथ जोड़कर बोला। मैं आपके खाने पीने का इंतज़ाम, अहमद ने कहना चाहा। सबसे पहले बाहर कार में कंप्यूटर पड़ा है, वो लेकर आओ, मूसा कह उठा। मैं अभी लाया, फैजल ने कहा और बाहर निकल गया। कोई नई खबर? हामिद अली ने पूछा। सब वैसा ही है। आपने कहा था अगले आदेश का इंतज़ार करो, तो हम कर रहे हैं। हमने तो सोचा भी नहीं था कि आप हमारे पास आ जाएंगे। आपका करीबी साथ कौन नहीं चाहता? रईस खुशामद भरे स्वर में बोला। कोई सेवा कहिए जनाब। इस वक्त हमारा बहुत ही खास मिशन चल रहा है। इस काम के पूरा हो जाने के बाद तुम लोगों को खास काम दूंगा। जी। भारतीय जासूसी एजेंसी का नाम सुना है? हामिद अली पुनः बोला।
नहीं जनाब, ये हिंदुस्तान की गुप्त जासूसी संस्था है और इसके चीफ को मार्शल कहा जाता है। ये काम पूरा होने पर तुम लोगों को इस जासूसी संस्था का ठिकाना मालूम करना है। इसके एजेंटों और मार्शल के बारे में पता लगाना है कि वो कहाँ रहता है। हम पता लगा लेंगे जनाब। तभी फैजल कंप्यूटर उठाए भीतर आ पहुँचा। कंप्यूटर को फ़ौरन चालू करो, हामिद अली बोला। हमें देवराज चौहान और जगमोहन की स्थिति जाननी है। अगले 10 मिनटों में कंप्यूटर लगा दिया गया। उसमें से फिर से देवराज चौहान और जगमोहन की आवाज़ें आने लगी। मूसा ने उन तीनों को दूसरे कमरे में भेज दिया। देवराज चौहान की आवाज़ सुनाई दी। शाम हो गई परंतु अभी तक हामिद अली का फ़ोन नहीं आया। ये हैरानी की बात है। मरखब तो नहीं गया साला, जगमोहन की आवाज़ सुनाई दी। मूसा ने हामिद अली से कहा, वो आपका फ़ोन न आने से परेशान हैं क्योंकि पुलिस हेडक्वार्टर में गड़बड़ होने के बाद मैंने उन्हें फ़ोन नहीं किया। हामिद अली ने कहते हुए जेब से मोबाइल निकाला। चेहरे पर सोच के भाव थे। बीते कई घंटों से वे जाने क्या क्या बातें कर चुके होंगे, हम नहीं सुन पाए। ये तो पक्का है कि वो हमारे खिलाफ नहीं जा सकते। मूसा ने कहा, अनीस को फ़ोन लगाओ, शायद मिल जाए। हामिद अली होठ भींचकर बोला। मूसा ने नंबर मिलाया अनीस का, परंतु फ़ोन नहीं लगा। उसका फ़ोन बंद है, स्विच ऑफ आ रहा है। मूसा झल्लाकर कह उठा। मूसा, हामिद अली ने गंभीर स्वर में कहा, अनीस के इस तरह गायब हो जाने से हमारे सामने बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। हमारे पास उन बमों के रिमोट नहीं रहे जो उनके शरीरों में फिट है। हम उन्हें बम विस्फोट में मार देने की धमकी तो दे सकते हैं, परंतु उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हम अपने ही जाल में फंस गए। जनाब, ये तो पक्का है कि अनीस को हमारे दुश्मनों ने ही उठाया है, जिनके बारे में हमें पता नहीं, जो सुनीता को भी ले गए हैं। कौन हो सकते हैं वो? हामिद अली ने मूसा को देखा। ये समझ आ जाए तो सारी पहेली ही हल हो जाए। मेरे ख्याल में देवराज चौहान और जगमोहन को अनीस के गायब हो जाने और रिमोट के बारे में कुछ नहीं पता। पता होता तो इस वक्त उनका सुर बदला होता, यानी कि जो कुछ हो रहा है उससे वे लोग अनजान हैं। अगर हमारे उस दुश्मन ने ये खबर इन तक पहुंचा दी तो हमारा प्लान पूरी तरह फेल हो जाएगा। हमें नहीं खबर कि हमारा दुश्मन किस मंशा के साथ हमारे पीछे पड़ा है और वो कौन हो सकता है। क्या पता उसका इन दोनों से कोई संबंध है या नहीं। हामिद अली फ़ोन के नंबर मिलाता बोला, इनसे बात करके देखता हूँ। अगर इन्हें अनीस की कोई भनक होगी तो पता चल जाएगा। हामिद अली ने फ़ोन कान से लगाया। दूसरी तरफ बेल जाने लगी। ये हामिद अली का ही फ़ोन है। देवराज चौहान की आवाज़ आई कंप्यूटर के स्पीकर से। अब मुझे दो, उस कमीने से पहले मैं बात करता हूँ, जगमोहन का स्वर सुनाई दिया। हामिद अली कान से फ़ोन लगाए बैठा रहा। हेलो, जगमोहन की आवाज़ कानों में पड़ी। ये तुम ही हो? हाँ, हामिद अली ने शांत स्वर में कहा। तुम इतने नाराज़ क्यों हो रहे हो? तुम कमीने हो। तुमने तमीज़ से बात करो, हामिद अली सख्त स्वर में कह उठा। मुझे मजबूर मत करो कि मैं बम का बटन दबा दूं। तुम क्या समझते हो कि हमें इस तरह दबा के रखने से तुम अपना काम करा लोगे? जगमोहन की आवाज़ में गुस्सा था। क्यों नहीं? तुम बेवकूफ़ हो। तुमने हमें पुलिस हेडक्वार्टर भेज दिया। पुलिस वालों के बीच तुमने ये न सोचा कि पुलिस वाले हमें पहचान सकते हैं और हम खतरे में पड़ सकते हैं। तुमने सुन तो लिया होगा कि वहाँ पर हमारे साथ क्या हुआ। सब सुना, हामिद अली शांत स्वर में बोला। हमें पुलिस हेडक्वार्टर नहीं भेजना चाहिए था। मैंने ठीक किया। अब फिर तुम दोनों दोबारा वहीं जाओगे और क्या बकवास कर रहे? चुपचाप मेरी बात सुनो, हामिद अली कठोर स्वर में बोला। गलती तुम लोगों की थी। तुम लोगों को अपने साथ बम लेकर जाने चाहिए थे। बम चालू करके यहाँ वहाँ रखते जाते और बाहर आकर रिमोट से बम उड़ा देते। ऐसा करते तो अब तक सारा काम निपट गया होता और तुम दोनों आज़ाद होते। इस वक्त मामूली सा काम है, पुलिस हेडक्वार्टर में बम लगाना
और ये भी ठीक से नहीं कर सके। अपने को डकैती मास्टर कहते हो। मेरे आदमी अब तक ये काम कर देते, तो अपने आदमियों से ये काम करवा लो। नहीं, तुम लोग ही ये काम करोगे। हामिद अली का स्वर कठोर था। कल फिर पुलिस हेडक्वार्टर में। कल जगमोहन के भड़कने वाली आवाज़ उसके कानों में पड़ी। हम वहाँ दोबारा नहीं जाने वाले। किसी और जगह पर काम करना हो तो बता दो। कम से कम पुलिस हेडक्वार्टर में हम नहीं जाने वाले, समझे तुम? मैं अपने आदमी को हुक्म देने जा रहा हूँ कि तुम्हें बम से उड़ा दे। बोलो, कहूँ उसे? जगमोहन की आवाज़ नहीं आई। देवराज चौहान से मेरी बात कराओ। हामिद अली का स्वर कठोर था। हामिद अली तुम? मैंने कहा देवराज चौहान से मेरी बात कराओ। तुमसे बात नहीं करना चाहता मैं। अगर उसके विचार भी तुम जैसे हैं तो दोनों को बम से उड़ाकर ये मामला यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ। 2 पल बीते कि देवराज चौहान की आवाज़ कानों में पड़ी। कहो, क्या तुम्हारे विचार भी जगमोहन की तरह हैं? हामिद अली ने गुस्से से कहा। ये तो मुझे बता दो, मैं अभी तुम दोनों का काम कर देता हूँ। जगमोहन ठीक है, बस थोड़ा गुस्से में है। देवराज चौहान की आवाज़ कानों में पड़ी। उसे ये बात समझा दो कि मेरे से ठीक से बात करे। वो ठीक है, अभी गुस्सा उतर जाएगा। तो आज पुलिस हेडक्वार्टर का काम रह गया। हामिद अली बोला। हाँ, हम फंसते फंसते रह गए। इंस्पेक्टर वानखेड़े के पास मेरी फाइल है। मुझे पकड़ने का काम उसके हवाले है और वही हमसे टकरा गया वहाँ। परंतु उसे बेहोश करके हम वहाँ से निकलने में कामयाब रहे। मैं समझ गया। कल फिर वहाँ जाना। कल? कोई सोच भी नहीं सकता कि अगले दिन तुम दोनों फिर वहाँ आने की हिम्मत करोगे। कल सब कुछ ठीक रहेगा और बमों को भी साथ ले जाना। जहाँ मौका मिले रखते जाना। मैं कल पुलिस हेडक्वार्टर उड़ा देखना चाहता हूँ। दोबारा पुलिस हेडक्वार्टर में जाना खतरनाक होगा। नहीं, बल्कि सुरक्षित रहेगा। तुम? हामिद अली, हम बुरी तरह फंस सकते हैं। देवराज चौहान की गंभीर आवाज़ कानों में पड़ी। फिक्र मत करो, तुम्हारे आसपास मेरे लोग होंगे। फंसने की स्थिति में वो तुम्हारी सहायता करेंगे। देवराज चौहान की आवाज़ नहीं आई। समझ गए कल? मुझे सोचने का वक्त दो। अब ये काम आसान नहीं है। तुम कल ही ये काम करोगे। मत भूलो कि तुम मेरे कुत्ते हो। मैं जब चाहूँ तुम दोनों को बम से उड़ा सकता हूँ। हामिद अली ने कठोर स्वर में कहा। कल ये काम हो जाना चाहिए। इतना कहकर हामिद अली ने फ़ोन बंद कर दिया। तभी कंप्यूटर के स्पीकर से जगमोहन की गुस्से से भरी आवाज़ सुनाई दी। हरामजादा क्या कह रहा है? हमें कल फिर पुलिस हेडक्वार्टर में जाना होगा। बम लगा के आने हैं। देवराज चौहान की आवाज़ सुनाई दी। वो पागल हो गया है। मैं नहीं जाऊंगा। जगमोहन का बिचा स्वर कानों में पड़ा। हमें उसकी बात माननी होगी, वरना वो हमें मार देगा। हमारे शरीर के भीतर बम फिट कर रखे हैं। वो जब चाहे रिमोट के बटन दबाकर हमें ख़त्म कर सकता है। देवराज चौहान का स्वर गंभीर और सख्त था। सच बात तो ये है कि मैं भी पुलिस हेडक्वार्टर में दोबारा नहीं जाना चाहता, परंतु हामिद अली नहीं मान रहा। तभी मूसा का मोबाइल बज उठा। मूसा ने तुरंत फ़ोन निकालकर बात की। दूसरी तरफ उनका आदमी था। 2-3 मिनट मूसा ने उससे बात की। इस दौरान कई बार उसके चेहरे के रंग बदले। मूसा के शरीर में स्पष्ट तौर पर बेचैनी दिखने लगी। हामिद अली की नज़रें भी मूसा पर जा टिकी थी। बात करने के बाद मूसा ने फ़ोन बंद किया और कह उठा। जनाब, हम खतरे में हैं। क्या मतलब? हामिद अली के माथे पर बल पड़े। जब से हमने सीमा पार करके हिंदुस्तान में कदम रखा है, तब से ही हम किसी की नज़र में है। कैप्टन शर्मा ने सीमा पार कराई हमें, और खबर आई है कि इस वक्त वो मिलिट्री वालों के हाथों में है। उस पर आतंकवादियों को सीमा पार कराने का इल्ज़ाम लगाया गया है। ये बात कैसे खुली कि उसने हमें सीमा पार कराई है? सीमा पार करके जब हम राजस्थान के मुनावाव रेलवे स्टेशन पर पहुँचे तो वहाँ हमारे लिए पहले से ही पुलिस फैली थी, परंतु हम अपनी सतर्कता से बच गए। और तुम ठीक कहते हो कि कोई नज़र रख रहा नहीं, कोई हमारे लोगों में गद्दार है। ज़रूर है जनाब, तभी तो सुनीता को किसी ने गायब कर दिया।
तभी तो अनीस अचानक गायब हो गया। मूसा होठ बीचे कह रहा था, और दिन में हम जिस ठिकाने पर थे वहाँ भी कुछ लोग पहुँच गए। हामिद अली की नज़र मूसा पर जा टिकी। हमने सही वक्त पर वो जगह खाली कर दी, वरना हमारी खैर नहीं थी। मुझे लगता है कि अनीस जिन लोगों के हाथों में है उनके सामने उसने मुंह खोल दिया है। तभी वहाँ कुछ लोग पहुँचे। इस वक्त वहाँ पुलिस है और हमारे 4 अन्य ठिकाने पर भी कई लोग पहुँचे। सब एक ही वक्त में हुआ। 2 जगह 2 आदमियों ने मुकाबला करने की कोशिश की, परंतु सफल नहीं हो सके। 3 जान गंवा बैठे, कुछ घायल हो गए। अंत में सब पकड़े गए। कुल मिलाकर हमारे 19 लोग पकड़े गए और उन सब ठिकानों की अनीस को जानकारी थी। ये तो बात गड़बड़ हो गई। मुझे डर है जनाब कि यहाँ भी कोई गड़बड़ न हो जाए। मूसा बोला, इस ठिकाने के बारे में अनीस नहीं जानता, अभी पूछता हूँ, कहकर मूसा दूसरे कमरे में चला गया। हामिद अली चिंतित दिखाई देने लगा। सख्ती से होठ बिछ गए थे। चेहरे के भाव बता रहे थे कि उसका दिमाग तेजी से चल रहा है। तभी मूसा ने भीतर प्रवेश करते हुए कहा, यहाँ के लोग अनीस को नहीं पहचानते। इनका कहना है कि इस ठिकाने के बारे में इनके अलावा कोई नहीं जानता। ये जगह 15 दिन पहले ही इन्होंने किराए पर ली है। मूसा, हामिद अली कह उठा, इस काम के पीछे मार्शल है। मार्शल? मूसा बुरी तरह चौंका। हाँ, वही इस तरह चुपचाप काम करता है। मैं तो सोचता था कि उसे हमारे आने का पता नहीं होगा, लेकिन उसे तब से ही सब कुछ पता है जब हमने सीमा पार करके हिंदुस्तान में कदम रखा। मुझे नहीं लगता कि मार्शल ये सब कर रहा होगा। वो ही है, हामिद अली ने दांत पींचकर कहा। वो ही है, उसके अलावा हमारा कोई दुश्मन नहीं है जो इस तरह काम करके हमें घेरे। वो हमारे लोगों को पकड़ रहा है, हमारे गिर्द घेरा कस रहा है। कोई बड़ी बात नहीं कि यहाँ से बाहर मार्शल के एजेंट मौजूद हो। हम खतरे में हैं मूसा। मैं तो आपसे कब से कह रहा हूँ कि कोई हमारे पीछे है, परंतु लगता नहीं कि वो मार्शल हो। फैजल, रईस, अहमद से कहो कि बाहर जाकर देखें सब ठीक है कि नहीं। मूसा दूसरे कमरे में चला गया। तुरंत ही लौट आया। मुन्ना को फ़ोन करो, देखो जरा वो ठीक है कि नहीं। मूसा ने फ़ोन पर मुन्ना से बात की। तुम ठीक हो? मूसा ने गंभीर स्वर में पूछा। हाँ, मुझे क्या होना है? अनीस का कुछ पता चला? वो दिखा कहीं? मुझे तो नहीं दिखा। तुम सतर्क रहना, हमें पूरा यकीन है कि अनीस गलत हाथों में पड़ गया है। मैं सतर्क हूँ। आसपास अजनबी लोगों को मंडराते देखो तो भाग जाना, समझे? समझ गया, परंतु तुम किन लोगों की बात कर रहे हो? पता नहीं, कुछ अनजाने दुश्मन हमें अपने आसपास महसूस हो रहे हैं। तुम संभल कर रहना, मूसा ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। हामिद अली के चेहरे पर व्याकुलता थी। अब क्या करे जनाब? ठिकाना बदलना खतरे से खाली नहीं। हामिद अली बोला, शायद ये जगह सुरक्षित हो। हमारे प्लान का क्या होगा? कल देवराज चौहान और जगमोहन से पुलिस हेडक्वार्टर में बम विस्फोट कराऊंगा। हामिद अली शब्दों को चबाकर बोला। उसके बाद हामिद अली ने मूसा को देखा और कह उठा, खतरे की आहटें हमें अपने आसपास मिल रही हैं। ऐसे में हम खुलकर काम नहीं कर सकते। जब हम ही सुरक्षित नहीं तो ठीक से काम कैसे करेंगे? हमें वापस पाकिस्तान निकल जाना होगा। ये क्या बात हुई जनाब? हमने कुछ भी नहीं किया और पाकिस्तान भाग ले, ये क्या? हवा का रुख समझो मूसा। हमारे काम गुपचुप होते हैं, परंतु हमारे यहाँ पर होने का डोल पिट चुका लगता है। ये मार्शल ही है जो हमारे पीछे पड़ चुका है और हमें खबर नहीं हुई। वो इसी तरह काम करता है। हम तभी अहमद ने भीतर प्रवेश करते हुए कहा, बाहर सब ठीक है। हमने पहले ही कहा है कि यह जगह पूरी तरह सुरक्षित है, यहाँ कोई खतरा नहीं आएगा। शाम के 8 बजे थे। अंधेरा गिर चुका था। देवराज चौहान और जगमोहन कुछ मिनट पहले ही कार पर निकले थे डिनर करने के लिए। दोनों के चेहरों पर गंभीरता थी। देवराज चौहान कार ड्राइव कर रहा था। हामिद अली तो बुरी मुसीबत के रूप में हमारे पीछे पड़ चुका है।
जगमोहन ने खामोशी तोड़ी। वो कल ही काम हमसे कराना चाहता है, उसके बाद हमें आज़ाद कर देगा। कल काम कर देंगे, देवराज चौहान ने कहा। वो कमीना उसके बाद हमें मार देगा। नहीं मारेगा, जुबान का पक्का है वो। एक नंबर का हरामजादा है साला, जगमोहन ने कड़वे स्वर में कहा। ऐसा मत कहो, वो नाराज हो गया तो तुम्हें बम से उड़ा देगा। जगमोहन ने कुछ नहीं कहा। 15 मिनट बाद वो एक रेस्टोरेंट में पहुंचे। कार पार्क करके भीतर प्रवेश किया और एक खाली टेबल संभाल ली। दोनों गंभीर थे और सोचों में उलझे चुप थे। वेटर आया, ऑर्डर लेकर चला गया। तभी देवराज चौहान ने मुन्ना को पास आते देखा तो सतर्क हो गया। मुन्ना पास आया और जेब से एक कागज़ टेबल पर रखकर खामोशी से वापस चला गया। देवराज चौहान और जगमोहन की नज़रें मिली। देवराज चौहान ने कागज़ उठाकर खोला, पढ़ा। वो मार्शल की तरफ से था। लिखा था, तुम दोनों के शरीर में बम अवश्य फिट है, परंतु अब तुम दोनों सुरक्षित हो। हामिद अली बम विस्फोट से तुम लोगों को नहीं मार सकेगा। उसका आदमी और रिमोट हमारे कब्जे में आ चुके हैं। हामिद अली का प्लान फेल हो चुका है। बेहतर होगा कि अब हामिद अली को किसी तरह सामने लाने की कोशिश करो। हम तुम दोनों के संपर्क में हैं और तुम्हारी बातें सुन रहे हैं। मार्शल। देवराज चौहान ने कागज़ जगमोहन की तरफ बढ़ा दिया। जगमोहन ने कागज़ पढ़ा तो उसकी आंखों में तीव्र चमक उभरी। वो मुस्कुराया। देवराज चौहान भी मुस्कुराया। जगमोहन ने कागज़ फाड़ा और टेबल पर ही एक तरफ रख दिया। मैं कुछ सोच रहा हूँ, देवराज चौहान बोला। क्या? क्यों ना हम हामिद अली के लिए काम करना शुरू कर दें, वो हमें अच्छा पैसा देगा। साले ने हम में बम फिट कर रखे हैं, हमारी उसकी दोस्ती नहीं हो सकती। जगमोहन ने गुस्से का दिखावा किया। मैं बात करूँगा उससे, वो तो बस पुलिस हेडक्वार्टर उड़ा देखना चाहता है। पुलिस हेडक्वार्टर तो क्या, हम पूरी मुंबई उड़ा देंगे अगर हमें पूरी कीमत मिले, देवराज चौहान ने कहा। अगर हमें ये सब करना है तो हामिद अली का साथ क्या बुरा है? वो पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन का नेता है, वहाँ खूब चलती है उसकी। अगर हमें हिंदुस्तान में ज़्यादा खतरा हुआ तो वो पाकिस्तान में हमें पनाह दे सकता है। वो घटिया इंसान हमें अपना कुत्ता कहता है। बात करते हैं। वो हमसे अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है, उससे दोस्ती नहीं हो सकती। बात करके देखते हैं। अगर वो पिछली बातों को याद रखेगा तो दोस्ती नहीं होगी। अगर वो दोस्ती करता है तो हम उसके लिए आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान उड़ा देंगे। आगे की बात उसकी समझ पर निर्भर है। तभी वेटर खाना ले आया। उन्होंने खाना शुरू कर दिया। अब वे खुद को हल्का महसूस कर रहे थे कि हामिद अली उनके शरीरों में मौजूद बमों में विस्फोट नहीं कर सकता। वो असहाय हो चुका है। ये कमाल मार्शल ने कर दिखाया था। अब वो ऐसी बातें इसलिए कर रहे थे कि हामिद अली को सामने ला सकें और हामिद अली इसी गफलत में रहे कि वो उन बमों से डरे हुए हैं जो उनके शरीरों में मौजूद थे। खाने के बाद वो रेस्टोरेंट से बाहर निकले। हामिद अली से दोस्ती हो गई तो साले को ब्रेड पकोड़ा बनाकर ज़रूर खिलाऊंगा, जगमोहन ने कहा। वे कार में बैठे ही थे कि देवराज चौहान का फ़ोन बज उठा। दोनों की नज़रें मिली। देवराज चौहान ने फ़ोन पर बात की। तो तुम लोग मुझसे दोस्ती करने की सोच रहे हो? हामिद अली की आवाज़ कानों में पड़ी। दोस्ती नहीं, ठीक ढंग से धंधा करना चाहते हैं। तुम हिंदुस्तान में आतंक फैलाना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें पूरी कीमत देनी होगी। ये बात मैंने अभी अभी सोची। ये बातें बाद में होगी, पहले पुलिस हेडक्वार्टर उड़ाओ, उधर से हामिद अली ने कहा। हमें एक साथ दोस्तों की तरह बैठकर बातें करनी चाहिए। तुम एक पुलिस हेडक्वार्टर की बात कर रहे हो, जबकि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। परंतु ये काम इस तरह नहीं करेंगे जैसे तुम करवाना चाहते हो। काम की पर्याप्त कीमत देनी होगी, जान लेने की धमकी नहीं चलेगी। अली को जो तुमने मारा उसका क्या होगा? पुरानी बातें तो तुम्हें छोड़नी होगी। पुलिस हेडक्वार्टर उड़ाओ कल, उसके बाद हम बात करेंगे। बाद में नहीं, पहले।
आराम से हम में बात होगी। हम तुम्हारे लिए दिल्ली का कुतुब मीनार उड़ा सकते हैं, लाल किले की धज्जियाँ उड़ा सकते हैं डायनामाइट से। हम हर ऐसा काम कर सकते हैं जो तुम्हारे आदमी नहीं कर सकते। काम की कीमत दो और काम लो। ये बम की धमकी नहीं चलेगी। देवराज चौहान ने कहा, धंधे को धंधे की तरह करो, मुफ्त में काम कराने का लालच छोड़ दो। हम जो भी काम करते हैं दौलत के लिए करते हैं। पहले कुछ करके तो दिखाओ कि मुझे लगे तुम लोग काबिल। हम कितने काबिल हैं ये तुम अच्छी तरह जानते हो। बहाने मत बनाओ। बेहतर होगा कि हम साथ साथ बैठें और दोस्तों की तरह बात करके एक दूसरे को समझें। तुम हमें लिस्ट दे दो कि कौन कौन सी जगह को हम उड़ाएं। उसके बाद तुम पाकिस्तान चले जाना और इधर हम काम पर लग जाएंगे। पाकिस्तान में तुम्हें खबर मिलती रहेगी कि हमने क्या क्या किया है। ये होता है काम करने का ढंग, तुम्हारी तरह नहीं कि तुम जो चाहते हो वैसा ही करेंगे। परंतु पहले कल पुलिस हेडक्वार्टर उड़ा दो, नहीं तो मैं तुम्हें उड़ा दूंगा। तुम फिर धमकी दे। ये धमकी नहीं, कायदा है। कम से कम एक काम तो मेरे ढंग से करो, उसके बाद बात भी हो जाएगी। कल हर हाल में हेडक्वार्टर उड़ जाना चाहिए, नहीं तो तुम दोनों को उड़ा दूंगा। इतना कहकर हामिद अली ने फ़ोन बंद कर दिया था। देवराज चौहान ने कान से फ़ोन हटाया। कार सड़क पर दौड़ रही थी। क्या बोला वो? पहले पुलिस हेडक्वार्टर उड़ाने को बोला, देवराज चौहान ने कहा, नहीं तो वो हमें बम से उड़ा देगा। मुझे तो पहले से ही पता था कि वो कमीना है, दोस्ती के काबिल नहीं, मुफ्त में काम कराना चाहता है। अगले दिन सुबह 8:30 बजे देवराज चौहान का मोबाइल बजने लगा तो उसकी आंख खुली। फ़ोन बज रहा था। तभी जगमोहन ने भीतर प्रवेश किया। वो 10 मिनट पहले सोकर उठा था। मैं चाय बना लाता हूँ, जगमोहन ने कहा और वापस निकल गया। हेलो, देवराज चौहान ने बात की। कहाँ पर हो? हामिद अली का स्वर कानों में पड़ा। सोया उठा हूँ, तुमने उठा दिया, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। हैरानी है कि अभी तक नींद में थे। तुम दोनों को तो तैयार होकर पुलिस हेडक्वार्टर के लिए निकल जाना चाहिए था। मेरी कल की बात का क्या सोचा? तुम्हारी बात बाद में, पहले मेरी बात। पुलिस हेडक्वार्टर उड़ाओ, तब बात होगी, उधर से हामिद अली ने कहा। जगमोहन मुफ्त में काम करने को तैयार नहीं है। एक बार हमें मिलकर बात करनी चाहिए। तुम्हारे लिए हम काम करेंगे, परंतु पैसा लेंगे। तुम हमें बताओगे कि हिंदुस्तान में क्या क्या उड़ाना चाहते हो। पुलिस हेडक्वार्टर उड़ाने के बाद हम लोग मीटिंग करेंगे और हामिद अली, तुम्हें हमारी बात मान लेनी। जो कहा है वो ही करो, वरना तुम दोनों के शरीर में मौजूद बमों में विस्फोट कर दूंगा। हामिद अली का स्वर सख्त हो गया। मेरे हिसाब से तुम दोनों को चलना होगा। पहले साबित करो कि तुम मेरे काम के हो। जल्दी से उठो और तुम दोनों तैयार होकर आधे घंटे में पुलिस हेडक्वार्टर रवाना हो जाओ। इतना कहकर उधर से हामिद अली ने फ़ोन बंद कर दिया। देवराज चौहान ने फ़ोन बेड पर रखा और सिगरेट सुलगा ली। कुछ देर बाद जगमोहन कॉफ़ी के प्याले लिए आया। किसका फ़ोन था? कॉफ़ी का प्याला देवराज चौहान को थमाता कह उठा। हामिद अली का। सुबह सुबह उस कमीने का फ़ोन आ गया। जगमोहन ने कॉफ़ी का घूंट भरा। क्या कह रहा था? पुलिस हेडक्वार्टर उड़ाने को कह रहा था, तो हमसे मिलने और बातचीत के लिए तैयार नहीं। वो चाहता है कि पहले हम पुलिस हेडक्वार्टर में बम विस्फोट करें, देवराज चौहान बोला। और अगर हम न माने उसकी बात तो वो हमें बम से उड़ा देगा। साला धमकी देकर मुफ्त में काम कराना चाहता है। उसे छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही कि हमसे बात करके वो फ़ायदे में रहेगा। नोट देने से बढ़िया काम होते हैं। जगमोहन ने पुनः कॉफ़ी का घूंट भरा। अब फ़ोन आए तो उसे कह देना कि जगमोहन पहले बातचीत करेगा, फिर पुलिस हेडक्वार्टर उड़ाएगा। वो हमें बम से उड़ा देगा, हमारी जान ले लेगा। अगर वो हिंदुस्तान में सही तरीके से आतंकवाद फैलाना चाहता है तो हमें नहीं मारेगा। हम ही इस काम को बेहतर ढंग से कर सकते हैं।
बेवकूफ़ होगा अगर उसने हमारी जान ली तो। हामिद अली और मूसा कंप्यूटर के स्पीकर से निकलती आवाज़ को सुन रहे थे। दोनों के चेहरों पर गंभीरता थी। कई मिनट से उन्होंने आपस में बात नहीं की थी। फिर एकाएक हामिद अली सिर हिलाकर कह उठा, इन दोनों को पता चल गया है कि बम के रिमोट हमारे पास नहीं है। हम विस्फोट करके इनकी जान नहीं ले सकते, तभी तो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। उनके दांत बिछ गए थे, वरना पहले ये एक बार में ही बात मान जाते थे। कल अनीस गायब हुआ और आज ये बहादुर बन गए। आपका मतलब है कि हमारा दुश्मन इनका आदमी है। सुनीता का गायब होना, अनीस का गायब, वो मार्शल के अलावा और कोई नहीं। वो मार्शल ही है जो गुपचुप हमारे खिलाफ काम कर रहा है। उसके पास हर बात की खबर है। सुनीता और अनीश मार्शल के कब्जे में है। कल हमारे 4 ठिकानों से हमारे जो 19 आदमी पकड़े गए वो भी मार्शल के पास है। किसी तरह देवराज चौहान और मार्शल में संबंध बना हुआ है। मार्शल के बारे में आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं जनाब? वो ही है हिंदुस्तान में जो मेरे खिलाफ ऐसा काम कर सकता है कि उनकी हरकतों की खबर न लगे। कैप्टन शर्मा के पकड़े जाने के पीछे भी मार्शल का हाथ है और नवाब भी मार्शल की वजह से मरा। हामिद अली गुर्रा उठा। मैं मार्शल के काम करने के ढंग को काफ़ी हद तक जानता हूँ। जब से हमने हिंदुस्तान की ज़मीन पर पाँव रखा, मार्शल की नज़रों में आ गए। ये तो अच्छा है कि अभी वो नहीं जानता कि हम कहाँ हैं। जानता होता तो शायद हम बचते नहीं। देवराज चौहान और जगमोहन जानते हैं कि उनके शरीर में लगे बमों के रिमोट अब मार्शल के पास पहुंच चुके हैं। आपका ये दावा मुझे हैरान कर रहा है जनाब, मूसा कह उठा। इसमें हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हिंदुस्तान में मेरा एक ही दुश्मन है, वो है मार्शल। और इस बार वो छिपकर वार कर रहा है। शायद वो जान चुका है कि मैंने देवराज चौहान और जगमोहन के साथ क्या चाल चली। वो मेरी चाल को सफल नहीं होने देना चाहता था और उन दोनों को बचाना चाहता था। इसलिए उसका हर कदम देवराज चौहान और जगमोहन को बचाने के लिए उठा। मार्शल उन दोनों के संपर्क में है। ऐसा होता तो मुन्ना या अनीस हमें बता देता। मुन्ना को फ़ोन करके पूछो कि उन दोनों से कोई मिला। मूसा ने मुन्ना को फ़ोन किया और बात की। देवराज चौहान और जगमोहन से कोई मिला? मूसा ने पूछा। नहीं, कोई नहीं मिला। तुमसे नज़रें बचाकर मिला हो, किसी ने उन्हें लिखकर कुछ दिया हो। ऐसा नहीं हुआ, मेरी नज़र बराबर उन पर है। उनके बंगले में भी कोई नहीं गया। नहीं। अनीस की कोई खबर मिली? नहीं। परंतु तुम सावधान रहो, मूसा ने फ़ोन बंद करके कहा। उन दोनों से कोई नहीं मिला। हामिद अली ने मूसा को देखा। आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी का अगला भाग जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। अगर ये नावल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।